Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we'll discuss essentials of a valid Hindu marriage. देखो कौन आदमी क्या सोचता है ये नहीं पढ़ा रहा, ना ये अपने को पढ़ना है। अपने को पढ़ना है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या लिखा है, उसके हिसाब से वैलिड मैरिज क्या है, राइट? तो इसमें जीके बिल्कुल यूज नहीं करनी है। आप लॉ के स्टूडेंट हो, सेक्शन के हिसाब से लिखना है उसमें क्या लिखा है, राइट? अब ये जनरल सी बातें हैं कि हिंदू लॉ के हिसाब से जो मैरिज है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक सैक्रेड यूनियन है, धार्मिक बंधन, चलो जो भी है। तो फिलहाल हमें, जैसा मैंने कहा, ये सब बातें ठीक हैं, कितनी महान लिख लो इस मैरिज के बारे में। मेरे को मेनली आपको ये पढ़ाना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से वैलिड मैरिज कब मानी जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि मैरिज बिटवीन टू हिंदूज, जब तक लड़का और लड़की, अब ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा कि सर शादी के लड़का और लड़की के बगैर भी हो सकती है, होने को तो लड़का और लड़का भी शादी करता है, लड़की लड़की भी शादी करती है, हो सकता है ट्रांसजेंडर भी शादी करते हो, लड़का ट्रांसजेंडर करता हो, लड़की ट्रांसजेंडर करती हो, वो सब मुझे नहीं पता है। लेकिन एक साधारण लड़का साधारण लड़की अगर दोनों हिंदू हैं और वो शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल होगा। फिलहाल अभी वही पढ़ा रहा हूं, एग्जाम के हिसाब से उसे ही पढ़ना है, ठीक है? बाकी लोगों को क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे, और वैसे भी टीचर आपसे ये सब पूछने वाला नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। कुछ चीजें स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कवर्ड होती हैं, उसकी इंस्टाग्राम पे मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन अगेन वो सिलेबस में नहीं है। Essentials of a valid Hindu marriage, तो इट इज अ मैरिज बिटवीन टू हिंदूज। दो हिंदू जब शादी करते हैं तो मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब सबसे पहली बात यह कि जब आप मैरिज करने जा रहे हो तो पहले से ही आपकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, या कोई लेडी, कोई गर्ल शादी कर रही है तो पहले से उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। अगर पहले कभी शादी की थी तो या तो उसकी मौत हो चुकी हो, आपके पास डेथ सर्टिफिकेट हो, या फिर उसके साथ डिवोर्स हो चुका हो और आपके पास इस बात की डिक्री हो। एज एडवोकेट मैंने देखा कि एक बार एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया जिसने बोला कि पंचायत ने हमारा तलाक करा दिया था। ओ भाई, पंचायत गुरुद्वारा वगैरह ये सब शादी करा तो सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। कोई भी मंदिर शादी करा सकता है, वैलिड होगी शादी, लेकिन तोड़ नहीं सकता। तोड़ सिर्फ कोर्ट ही सकता है, फैमिली कोर्ट, और वहां की जजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, डिक्री जिसको बोलते हैं। तो अगर डिक्री नहीं है तो इसका मतलब अभी पिछली शादी वैलिड है, और पिछली शादी वैलिड है तो अब दूसरी शादी आप कर ही नहीं सकते, अगर करते हो तो वो इनवैलिड है। ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, वैलिड हिंदू मैरिज। सबसे पहला पॉइंट यही है कि ऑलरेडी आपकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी आपका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप शादी करने जा रहे हो हिंदू के हिसाब से तो आप एक अनमैरिड पर्सन होने चाहिए, या जैसे मैंने कहा पहले से शादी हुई है अगर, तो फिर या तो डिक्री हो डिवोर्स की और अपील पीरियड निकल चुका हो, या फिर डेथ सर्टिफिकेट आपके पास हो। इस केस को भी कभी ना कभी आगे चल के पूरा सॉलिड डिस्कस कर लेंगे कि कई बार कोई हस्बैंड वाइफ गायब हो जाते हैं, है ही नहीं, पता ही नहीं है वो जिंदा है कि मर गया, गायब हो गया बस। तो इन दैट सिचुएशन जितना मेरे को अभी ध्यान आ रहा है लॉ है वो यही है कि 7 साल के बाद आप उस बारे में गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ले लो कि भैया मेरा पार्टनर जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है, आई डोंट नो वेदर ही इज और शी इज डेड और अलाइव। तो उसके बाद आप जो है दोबारा मैरिज करने का सपना ले सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। बात करें सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि या तो डिवोर्स हो चुका हो या फिर डेथ हो चुकी हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो शादी वैलिड नहीं है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जाम में पेपर करके आओगे, सरला मुदगल नहीं लिखते हो, इसका मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट के केसेस एक भी नहीं पढ़ा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है हिंदू मैरिज के ऊपर। पुराने जमाने में ये बड़ा कल्चर था, और अगर मैं गलत नहीं तो किसी फेमस हिंदू एक्टर ने भी इस चीज को यूज किया कि पहले लोग क्या करते थे कि भाई मुस्लिम्स को मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है, आई थिंक 4, तो वो क्या करते थे, हिंदूज भी कई बार ये खेल करते थे कि अगर उनको दूसरी शादी करनी है तो वो क्या करते थे, सो कॉल्ड इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते थे अपने आप को और फिर दूसरी मैरिज कर लेते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या नाटक है भाई, आपको मुस्लिम बनना है तो प्रॉपर पहले मुस्लिम बनो, ऐसे थोड़ी होता है। आप सिर्फ मैरिज पर्पज के लिए मुस्लिम बन गए और आपने एक तरह से पूरा हिंदू मैरिज एक्ट डिफीट कर दिया, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये अलाउड नहीं है।
तो ये कौन सा डिसीजन है? 1995 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छे से रट लेना, अच्छे से लिख देना, नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। इसमें यही बात है कि बहुत सारे हिंदू हस्बैंड्स इस्लाम को कन्वर्ट करते थे ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज मतलब विदाउट डिसॉल्विंग द फर्स्ट मैरिज, पहली बीवी होते हुए भी दूसरी करनी है। तो जजमेंट ने कहा नो 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 नो, कन्वर्जन डज नॉट डिसॉल्व द फर्स्ट मैरिज। उनका कहना था कि ऐसा करने से पहली शादी खत्म थोड़ी हो गई, तो ये नहीं माना जाएगा, ये बाइगमी है, वॉइड है, इलीगल है, पनिशेबल है, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात ये हो गई, चलो एक बात। अब दूसरा कानून पढ़ते हैं, पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, दिमाग उनका सही होना चाहिए। अब थोड़ा सा मजाक के मूड में नहीं हूं मैं, सीरियसली अगर इसको हम बात करें, साउंड माइंड का क्या मतलब है कि मैरिज समझ तो आए। इसीलिए आगे चल के थर्ड पॉइंट में पढ़ाऊंगा कि लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। बच्चों को क्या समझ में आएगा? पहले जमाने में बाल विवाह होता था, उनको क्या समझ में आ रहा हमारी शादी हो रही है और शादी का क्या मतलब है? वैसे तो बड़ों को भी नहीं समझ में आता, बट चलो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कम से कम एक उम्र तो हो, उस बात को समझने की अकल तो हो। मान लेते हैं कि कोई इनसेन हो, भगवान ने किया उसके साथ अन्याय, ऐसे ही मान लो फिलहाल, उसका दिमाग सही नहीं है, कोई चोट लग गई, उसका दिमाग सही नहीं है और वो इनसेन है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ ए मैरिज, वो समझता ही नहीं है क्या है, ऐसा बंदा मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है ना। अ वैलिड मैरिज रिक्वायर्स फ्री एंड कॉन्शियस कंसेंट। जब दिमाग ही सही नहीं है तो उसको क्या पता कि मेरी किससे क्या शादी हो रही है और उसका क्या मतलब है। सो बोथ द पार्टीज मस्ट possess द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड consequences ऑफ मैरिज। मेरे को बड़ी हंसी आती है इसको पढ़ाने में हमेशा। तो अब वैसे तो कोई भी नहीं समझ पाता द नेचर एंड consequences ऑफ मैरिज। मैरिज करने के बाद क्या क्या झेलना पड़ेगा ये तो चलो किसी किताब में लिखा नहीं है, लेकिन द थिंग इज दैट कि वो उसको समझता तो हो। कम से कम आज की तारीख में रील्स में दिखा तो देते हैं कि भाई शादी करोगे तो क्या इंप्लीकेशन होगी। फिर भी अगर कोई कर रहा है वो अच्छी बात है, करो भाई, लेकिन कम से कम उस चीज को समझो। दैट इज व्हाट द कानून सेज, कि समझ में आ रही है आपको, शादी कर रहे हो इसका क्या मतलब है, शादी कर रहे हो, शादी समझते क्या होता है। अगर एक आदमी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, ही और शी इज अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन, ये बात भी है। कुछ लोग बच्चे पैदा करने के लिए काबिल ही नहीं होते, जेंट्स में तो ये प्रॉब्लम होती है, होने को गर्ल्स में भी हो सकती है, तो किसी किसी में ही होती है मतलब, लेकिन होती तो है ना, रेयर ही सही, 100 में से 1 में भी या इससे भी कम रेशो होगा शायद, लेकिन होती है कुछ में प्रॉब्लम कि वो बच्चे पैदा करने के लिए काबिल नहीं है, मेडिकली अनफिट है। तो ऐसे लोगों को क्यों शादी करनी है भाई? शांति से रहो, अपना आराम से भजन बंदगी करो या जो भी करो। तो कानून में ये साफ साफ लिखा है कि आप एक तरह से फिजिकली फिट हो मैरिज के लिए और मेंटली फिट हो मैरिज के लिए, और आपको अटैक्स ऑफ इंसैनिटी ना आते हो, पागलपन के दौरे आपको ना पड़ते हो, ये सब रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ये बात यहाँ नहीं लिखी, वैसे मेरे को लगता है कि आज के जमाने में सेक्शंस में ये भी ऐड कर देना चाहिए, भाई आपको HIV ना हो, है ना, और इस तरह की कोई स्टूपिड आपको बीमारी ना हो, बेशक वो आपकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर आपको HIV है तो आप दूसरों को कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली सब चीजें कानून में नहीं भी लिखी, लेकिन इट इज ऑब्वियस कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम टिपिकल डिसीज तो आप, या फिर सामने वाली पार्टी को आप पूरा डिस्क्लोज करके करो। अब ऐसे तो कोई इनसेन पर्सन से भी शादी कर सकता है, आप बोलोगे क्या कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसको पता तो हो ये प्रोविजन किस लिए बनाया गया। ये प्रोविजन बनाया गया प्रोटेक्ट करने के लिए, कि सामने वाले बंदे ने आपको डिस्क्लोज ही नहीं किया कि उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, आपको लग रहा है कि वो बंदा ठीक है, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप पूरी तरह से दूसरे बंदे की मेंटल फिजिकल कंडीशन से अवेयर है, जैसे माना कोई आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा आदमी फिर भी कहता है मेरे को पता है सब कुछ, फिर भी मैं शादी करना चाहता हूँ, तो ठीक है, शादी वैलिड हो जाएगी। लेकिन ये एम क्या है सेक्शन का? सेक्शन का एम है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जिनको ये चीज नहीं बताई गई और धोखा देने की एक तरह से कोशिश हो रही है। साउंडनेस ऑफ माइंड के ऊपर आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस सांथी, ये एक केस है, अगर याद रख सको। इसमें एक आदमी ने कह दिया कि उसकी जो वाइफ है वो मेंटल इलनेस से सफर करती है। वैसे तो हर हस्बैंड और हर वाइफ को दूसरा बंदा पागल ही लगता है। चलो, अब सवाल ये हुआ कि क्या इससे मैरिज इनवैलिड हो जाएगी? कोर्ट ने कहा मेयर मेंटल इलनेस इज नॉट इनफ, थोड़ा बहुत पागलपन से काम नहीं चलेगा, ज्यादा पागलपन होना चाहिए। द मेंटल डिसऑर्डर मस्ट बी ऑफ सच सिवियरिटी दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ मैरिज और नॉर्मल मैरिटल ऑब्लिगेशन। मतलब इन ब्रीफ कोर्ट ने यही कहा कि छोटा मोटा पागलपन नहीं चलेगा, शायद कोर्ट को लगाओ इतना तो होता ही है, नॉर्मल है, और ज्यादा पागलपन होना चाहिए कि बंदे को मैरिज की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ जीना, और बच्चे पैदा करना एंड ऑल दैट, तो वो नहीं कर सकता है।
तो फिर उसकी शादी जो है वो नहीं हो सकती, और या अगर हुई है तो वो तोड़ी जा सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बीमारी किसी को भी हो सकती है। इतनी छोटी छोटी बातों पे अगर तलाक होने लगे या मैरिजेस इनवैलिड होने लगी तो फिर हो गया काम। ठीक है, तो माइनर मेंटल डिसऑर्डर से कुछ नहीं होगा। अब आ जाते हैं मिनिमम एज ऑफ मैरिज। ये तो हमें बचपन से ही पता है कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लड़के की 21 होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो मैरिज जो है वैलिड नहीं है। If a boy is 19 and is marrying a girl of 17, तो ये स्टैच्यूटरी एज रिक्वायरमेंट को खराब कर रही है। लेकिन इस पर भी एक बढ़िया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अगर एक लड़की छोटी हो, स्पेशली मैं लड़की का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, और उसकी शादी हो जाए, 15-16 साल की लड़की की शादी हो गई, तो क्या हुआ? शादी इनवैलिड है। अगर ऐसे होने लग जाए तो फिर ये भी एक समस्या हो जाएगी कि कोई भी आदमी बाद में अगर अपनी वाइफ को छोड़ना है तो ये ग्राउंड ले लेगा कि ये तो 16 साल की थी, वो तो शादी जो मेरी पहली वाली थी वो तो वैलिड ही नहीं है। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट ने लिखा भैया शादी इस वाले ग्राउंड की रिक्वायरमेंट तो है वैलिड के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एज कम होगी तो वो सीधा ही इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। शादी फिर भी वैलिड रहेगी अगर लड़की या लड़के की उम्र कम है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये बोलता है कि ऐसी मैरिज जो है वो जो बच्चा है उसके ऑप्शन पर कैंसिलेबल है। यानी कि मैं दोबारा से सीधा सीधा बोलता हूँ, 16 साल की एक लड़की की शादी हो गई और मान लेते हैं कि लड़के को बाद में कानून पता चला कि भाई ये तो शादी दैट वे उस ग्राउंड पर वैलिड नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देके क्लैरिफाई कर दिया, आज नहीं 50 साल पहले ही कर रखा है 1978 में, कि भाई तब भी वो शादी वैलिड ही रहेगी। बेशक ये रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, एक तरह से ये सजेस्टिव रिक्वायरमेंट हो गई हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कि भाई इतनी एज के बाद ही करो, नहीं तो फाइन लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है, जेल हो सकती है, वो अलग है, बट शादी वैलिड रहेगी। लड़की लेकिन अगर ये ग्राउंड यूज करके कैंसिल करना चाहे तो वो कर सकती है, मतलब इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द गर्ल मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उसी को अधिकार ज्यादा दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल, इट कैन बी अ बॉय आल्सो, अगर उसकी बचपन में शादी कर दी गई तो वो भी उस शादी को तोड़ सकता है, इट्स कैंसिलेबल। रिश्तेदारों में शादी नहीं हो सकती ऑब्वियसली, ब्रदर सिस्टर, अंकल नीस, ऑन्ट नेफ्यू, ये कैसे शादी करेंगे, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज सपिंडाज। सपिंडाज में मोटा माटी अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहोगे बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। ये सपिंडा की डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कजिन्स के बीच में मैरिज को डिसअलाउ किया गया हिंदू में फर्स्ट कजिन से मैरिज अलाउड नहीं है। अब आप बोलोगे सर सेकंड से अलाउड है, थर्ड से अलाउड है, फोर्थ से अलाउड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिलीव मी दिस क्वेश्चन। सपिंडा का मतलब खानदान में आप शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। सिंपल तो बड़ा सिंपल है, कजिन से मैरिज नहीं कर सकते, इसका मतलब मामा की बेटी से नहीं कर सकते, मौसी की बेटी से नहीं कर सकते, बुआ की बेटी से नहीं कर सकते, चाचा की बेटी से नहीं कर सकते, ताऊ की बेटी से नहीं कर सकते, ये तो क्लियर ही हो गया, सपिंडाज हो गए। तो इसमें टेक्निकल जो है वो मदर का अप टू 3rd जनरेशन और फादर का अप टू 5th जनरेशन सपिंडाज में आता है। तो इसको गहराई में मेरी सजेशन यही है, अगर आप एक समझदार स्टूडेंट हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करो, प्रैक्टिकल लाइफ में बाद में देख लेना, बहुत मुश्किल होता है इस चीज को चेक करना कौन सपिंडा में है कौन नहीं है। नहीं, मामा की, चाची की, बेटा की बेटी, अब ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने लिखा उतना ही सही है। सपिंडास का मतलब पिंड, पिंड पिंड माने खानदान, खानदान के अंदर जितने भी लड़का लड़की हैं वो आपस में शादी हिंदूज के हिसाब से नहीं करेंगे। अगर कोई कस्टम अलाउ कर रहा है इस तरह की शादी तो हो भी सकती है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो पाएगी। और मेरे को लगता है कस्टम भी कैसे प्रूव करोगे कोर्ट में ले जाके, क्योंकि रूटीन में तो अलाउड नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई कोर्ट के अंदर तो फिर नहीं हो पाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो ही जाएगी। सेक्शन 7 हम सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज की बात करते हैं। तो आमतौर पर एक यज्ञ होगा और 7 फेरे होंगे। वरमाला को शादी नहीं माना जाएगा अनलेस कि किसी पर्टिकुलर हिंदू रिचुअल में सप्तपदी यानी वो 7 फेरे होते ही नहीं और सिर्फ वरमाला ही शादी होती है, या सिर्फ माथे पे सिंदूर। और पिक्चरों में तो दिखाते हैं लड़की के माथे पे सिंदूर वो लगा दिया उसने अंगूठे से और वो बस ये वो चालू हो गई और उसने मान लिया कि ये तो मेरा पति बन गया। ये सब पिक्चरों में ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये कोई वैलिड मैरिज नहीं है। प्रॉपर सेरेमनी करनी पड़ेगी, 20-50 लोग ना हो तो 10-15 लोग हो, विटनेस हो, कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो। ऐसे नहीं है कि कोई भी एक बंद कमरे में जो है वो एक हवन कर ले, 7 फेरे कर ले, तो वो मैरिज जो है वैलिड नहीं मानी जा सकती। प्रॉपर गवाह होने उसके लिए जरूरी है, ये सब नहीं चलेगा। अब यहां पर कहानी ये फंसती है कई बार कि एक आदमी ने शादी कर रखी है और अब वो दूसरी शादी ऐसे फिल्मी स्टाइल से कर लेता है। अब उसकी कंप्लेंट हो गई
कि इसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो दूसरी शादी अगर प्रॉपरली नहीं हुई तो वो शादी ही नहीं है, तो दैट वे वो बच जाएगा। मेरे पास कई इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कई लेडीज ये कंप्लेंट करती हैं या ये क्लेम करती हैं कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास एविडेंस है तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। अब अगर दूसरा कोई एविडेंस है ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि उसने दूसरी मैरिज कर ली? जी वो उसके साथ रह रहा है। अब ये एक समस्या अलग है कि वो दूसरी लड़की के साथ रह रहा है। अब आज की तारीख में कानून के अंदर इस तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप्स टाइप हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही चल रहे हैं, अभी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ एज सच उसको बाइगमी मान करके इसने जी दूसरी शादी कर ली, जेल में डाल दो, बट दूसरी शादी प्रूव तो करनी पड़ेगी ना। और शादी तभी मानी जाएगी शादी जब ये सब हो जो मैंने अभी बताया, कि यज्ञ हो, फेरे हों, कुछ लोग उसके विटनेस हों, तो प्रॉपर शादी मानी जाएगी। नहीं तो फिर इसका मतलब दूसरी शादी शादी ही नहीं है। ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कानून की, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, फिर जब आप कोर्टों में जाना शुरू करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ को देखोगे, तब आप समझोगे कि ये सब चीजें क्या हैं। अभी फिलहाल भाऊराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आज नहीं 50 साल से भी पुरानी रूलिंग है। उस जमाने में भी बाइगमी का उसके ऊपर आरोप लगा, उसने कहा कि सेकंड मैरिज जो है आपने प्रूव ही नहीं की। जब तक आप एसेंशियल सेरेमनीज प्रूव नहीं करोगे तब तक वो सेकंड मैरिज मानी नहीं जाएगी। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 7 इसके आधार पर हमने ये क्वेश्चन अपना तैयार किया। नोट्स मैंने प्रॉपर आपको दे रखे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और जिस किताब से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना पढ़ाया है इसको याद कर लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको लिखाओ। सुप्रीम कोर्ट के जो 2-3 रूलिंग्स मैंने दी हैं उनको अगर याद रख सकते हो तो फिर तो बस क्या ही बात है। और सेक्शन 5 और सेक्शन 7 दो सेक्शन भी अगर आपने याद कर लिए तो क्वेश्चन एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू।